हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जो है काफ़ी अच्छे ढंग से जो है पिछले वाले क्लासों को समझा होगा, पिछले वाले क्लास को जाना होगा। तो जैसा कि मैं आप आज के सामने एक नया पार्ट लेकर आया हूं और उस पार्ट में हम लोग कुछ नई नई चीज़ों को देखने वाले हैं। लेसन सेम है, पार्ट डिफरेंट है। कहने का मतलब है कि जिस लेसन को हम लोग पढ़ रहे थे, जिस लेसन का मैं चर्चा कर रहा था पिछले वाले क्लास में, वह लेसन का नाम था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। और उस निर्देशांक ज्यामिति को जिसे हम लोग इंग्लिश में परिचित है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो बिंदु के बीच की दूरी से जितनी भी कंसेप्ट था, और उसके बाद जो है मतलब क्या कहते हैं कोटि और भुज वाला कंसेप्ट था, सारे कंसेप्ट को मैंने क्लियर करा दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई, वह लेसन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही रहेगा, लेकिन वहां पर क्या होगा कि टाइप कुछ अलग होगा, और वह टाइप का नाम है जो आप अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और वह एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइप है जो समझिए कि आप अगर इस टाइप को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं पूरा 100% आपसे ये कह सकता हूं कि पूरा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर एक अच्छा पकड़ हासिल कर लिया। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से एक अच्छा आपने बेस की तैयारी कर ली, और आपको मालूम हुई होगा कि जब बेस अच्छा हो जाए तो फिर समझिए कि उससे चलने वाला रास्ते में जो हर कांटा, हर बाधा दूर हो जाता है। चाहे वो कैसा भी प्रॉब्लम आपके सामने मैथ का हो और लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हो, और बेस आपका अच्छा हो, तो मुझे उम्मीद है कि सारे प्रॉब्लम को काफी आसानी वे में आप बना देंगे। कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, भली भांति से जान रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते। उससे पहले यदि आपके माइंड में किसी तरह कोई बोझ हो, कोई टेंशन हो, कोई प्रेशर हो, या कोई भी और भी माइंड में आपके किसी तरह का कोई बात चल रहा हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मेरे भाई कि पूरी तरह से उसे हटा दे माइंड से, और 20 या 25 मिनट मेरे साथ बने रहें, या 20 या 25 मिनट मैं आपका कीमती वक्त लेकर मैं आपको कुछ एक चीज देने वाला हूं, एक अच्छा कंसेप्ट देने वाला हूं और एक अच्छा बेस देने वाला हूं। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानेंगे, आप मेरी बात को जो पूरी अच्छे ढंग से जो है मेरी हर एक बात को जो है आप अच्छे ढंग से मानेंगे और उस बात पर अमल करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी तरह का जो है मतलब कोई टेंशन ना लें और मेरे साथ 20-25 मिनट बने रहें। चलिए अब हम लोग आज के क्लास को बिल्कुल अपने कदम की ओर, आगे की ओर बढ़ाते हैं। इधर उधर का बिना बातें करते हुए अपने क्लास के टॉपिक पर आते हैं। और आज का टॉपिक जो है, मैंने बार बार आपको बताया कि आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। जिसका नाम है क्या मेरे भाई? विभाजन सूत्र। ठीक है। जिसका नाम है विभाजन सूत्र। यह सूत्र जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। यह काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। यह जो है सूत्र, विभाजन सूत्र का नाम आपने सुना होगा। जिस तरह से हमने बताया था कि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए एक सूत्र होता है, उसी तरह से आगे टॉपिक में आपका मिला सेक्शन फॉर्मूला, जिसे विभाजन सूत्र कहते हैं। भाई मेरे विभाजन सूत्र को से जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि विभाजन सूत्र जो होता है दो प्रकार का होता है। आपको पढ़ना है इस बुक में। एक विभाजन सूत्र अंतः विभाजन सूत्र होता है, और एक विभाजन सूत्र होता है बाह्य विभाजन सूत्र। तो चलिए मैं ये दो को देख लेता हूं। एक जो होता है मेरे भाई वो अंतः विभाजन सूत्र होता है। एक क्या होता है? अंतः विभाजन सूत्र होता है। ठीक है। एक होता है अंतः विभाजन सूत्र होता है, और एक जो होता है दूसरा जो होता है, जिसको हम लोग बाह्य विभाजन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य विभाजन सूत्र। ये दो टॉपिक है यार। ठीक है। ये दोनों टॉपिक को आपको जानकारी लेना काफी जरूरी है। यदि ये दो टॉपिक का जानकारी है तभी आप जो है मैथ के प्रॉब्लम को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व कर पाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। ऑलरेडी विभाजन जो है एक वर्ड है, और यह वर्ड में इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है कि विभाजन का मतलब होता है बट जाना। विभाजन का मतलब क्या होता है? बट जाना। तो कैसे बट जाना, क्यों बढ़ जाना, इसी चीज पर, इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। विभाजन सूत्र के लिए कैसे हम लोग सूत्र होता है, कैसे सूत्र को निकालते हैं, आइए आज हम उसे समझते हैं। भाई मेरे, एक मान लीजिए इस तरह का एक लाइन है, एक रेखा है, जिसका एक रेखा एक पॉइंट है और एक पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अपने माइंड को इधर उधर नहीं हटाएंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, केंद्रित रहेंगे, मेरी बातों पर अमल करेंगे। ठीक है। अब एक पॉइंट को हमने ए माना और एक पॉइंट को बी माना, और यह एक रेखा जिसका नाम ए बी हुआ। ठीक है। तो ए बी वाली बात अगर बात करें तो इससे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए भी हम लोग ऐसे फिगर को ड्रा करते थे, और उससे हम लोग डिस्टेंस का पता लगाते थे। ठीक है। तो उसी
इसी तरह से ए यदि एक बिंदु है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक हमने x1 माना और इसका निर्देशांक हमने y1 माना। इतना तो कर लेंगे, यहाँ तक तो करने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बिंदु b है, इसके निर्देशांक को हम लोग x2 मानते हैं और इसके निर्देशांक को हम लोग क्या मानते हैं, y2 मानते हैं। इतना तो आप कर लेंगे। अब ये विभाजन वाली बात को मैं उठा रहा हूं और विभाजन वाली बात को मैं समझा रहा हूं कि यहां से यहां तक रेखा है और बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जो पूरी तरह से यह रेखा को डिवाइड करेगा या रेखा को विभाजित करेगा, और वह पॉइंट का नाम है सी। वह पॉइंट का क्या नाम है, सी। वह पॉइंट का क्या नाम है, सी। जिस तरह से ए का निर्देशांक x1 और y1 माना, बी का निर्देशांक x2 और y2 माना, ठीक उसी तरह से सी का भी निर्देशांक होगा जिसको हम लोग x और y मानते हैं, जिसको हम लोग क्या मानते हैं मेरे भाई, x और y मानते हैं। इतनी काम तो कर लें। तो सी एक ऐसा बिंदु है जो पूरी तरह से ए बी रेखा को डिवाइड करती है। एज एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, मान लिया मेरा ये हाथ है, ये पॉइंट आपका ए कहता है, ये पॉइंट आपका बी कहता है, और यहां पर जो ये पॉइंट है ये आपका सी इंडिकेट कर रहा है। तो सी जैसे ही आया तो आने के साथ क्या हुआ कि ये पॉइंट पहले सीधा था, आने के बाद इसको दो भागों में बांट दिया, एक भाग यहां कहलाया और एक भाग क्या कहलाया, यहां कहलाया। तो यही इसको विभाजन हुआ, यही इसका क्या कहते हैं, विभाजन हुआ। तो जो दो भागों में बांटा मेरे भाई, उसमें एक का भाग का नाम हम लोग रखते हैं एम रखते हैं। एक भाग का नाम क्या रखते हैं, एम रखते हैं, और एक भाग का नाम जो रखते हैं वो एन रखते हैं, ठीक है। एक भाग का नाम क्या रखते हैं, एन, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आया। मैंने क्या बोला, सी एक पॉइंट है जो ए और बी रेखा को एम और एन के अनुपात में बांटती है, एम और एन के अनुपात में बांटती है। इतना काम तो आप कर लोगे, ठीक है। जब इतना काम आप कर लोगे मेरे भाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब एम और एन के अनुपात में बांटती है, तो उस कंडीशन में जो सी बिंदु है, इसका एक्स निर्देशांक के लिए फॉर्मूला आएगा और इसका वाई के लिए फॉर्मूला होगा। और यदि इस फॉर्मूला को आप पता लगाते हैं तो कहने का मतलब कि यहाँ पर हमने सी का वैल्यू को ज्ञात कर लिया, यानी सी के निर्देशांक को हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। चलिए अब आइए कैसे पता लगाते हैं, ये मेरे साथ आप बने रहें। यहाँ पर एक्स का निर्देशांक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब विभाजन सूत्र क्या कहता है, इससे हम लोग देखेंगे। एक्स का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर जो m होता है, एक पॉइंट यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का m है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इसका क्या है मेरे भाई, n है। तो m जो होगा विभाजन एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई। m जो होता है x2 से, यानी हम कह सकते हैं जिस तरह से मेरे भाई ab के लिए फॉर्मूला हम लोग जाने थे डिस्टेंस के लिए कि x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर होता है और प्लस जो होता है y1 माइनस y2 का ऑल स्क्वायर होता है ना। तो उसी के कंसेप्ट में क्या होगा कि पहले x वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करेगा जो विभाजित होगा, उसके बाद फिर y वाले फंक्शन पर जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम x अक्ष को ज्ञात कर रहे हैं, तो x वाले फंक्शन से मतलब रखेंगे, यानी x के निर्देशांक से। तो m गया इस साइड में, m x2 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, m x2 हो गया, ठीक है। इतना हो गया और बीच में साइन प्लस का, इतना बात आप ध्यान लेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा कि n जो आएगा वो x1 के, x1 तो n हो गया वो x1 हो गया, इतना कर देंगे। और नीचे में आएगा m प्लस n आएगा, जो डिवाइड होता है यानी m और n के अनुपात में, उसे हम लोग नीचे में जोड़ दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह मेरा कंसेप्ट को आपको समझ में आता होगा, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला मेरे भाई कि हमने x का निर्देशांक ज्ञात करें पॉइंट ऑफ c का, तो उसके कंसेप्ट में क्या होता है कि m एक बार x से मल्टीप्लाई x2 से मल्टीप्लाई होगा, तो m x2 प्लस बीच में साइन प्लस का और n x1 बटा m प्लस n होता है। अब मैं आपको ये सिद्ध नहीं किया हूं, बल्कि ये मैं चर्चा का विषय में ये बता दे रहा हूं कि यह इसका x का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन के लिए, ठीक है। बाकी अगर सिद्ध करने का हो तो वो उसका प्रोसेस एक अलग होता है, तब ये एक चेहरा देखने को मिलता है। लेकिन हम डायरेक्ट ये चेहरा आपके सामने रख रहे हैं ताकि मेरे क्या हो कि कम समय में एक अच्छा कंसेप्ट आपको दे सकूं, कम समय में एक अच्छा क्वेश्चन का लेवल बता सकूं। इसीलिए अगर सिद्ध करने की बात है तो वो भी कर दूंगा, क्योंकि अंतिम छोर में मैं सारी चीजों को बताऊंगा किसी कैसे कोई फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। चलिए आप अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान दें। हमने क्या बोला कि यहाँ पर m x2 हो गया और प्लस n x1 हो गया बटा m प्लस n हो गया, इतना कर लेंगे। अगला ज्ञात करने जा रहे हैं y एक्सिस क्या कर रहे हैं, तो अब y वाले एक्सिस से मतलब रखेंगे, यानी y के निर्देशांक से। तो यह हो जाएगा मेरे भाई m y2 हो जाएगा, इस तरह से m y2 हो गया, m y2 हो गया, और n जो हो जाएगा मेरे भाई n y1 हो जाएगा, अब बटा जो हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। पता ही चला कि यही इसका सूत्र होता है, पता ही चला यही इसका सूत्र होता है, यानी अंतर विभाजन के लिए जो सूत्र होता है x का मान जो होता है x अक्ष के लिए होता है mx2 प्लस
एन x1 बटा m प्लस n होता है और y एक्सिस के लिए my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है। यही सूत्र के सहायता से जितना भी इस टॉपिक में आपका प्रैक्टिस आएगा, जितना भी इस सूत्र के सहायता से मैथ के प्रॉब्लम आएंगे, यही सूत्र पर आधारित है, जिसे विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं, जिसे सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपके बुक में कहीं कहीं पर ऐसे दे रखेगा कि m2 x1 दे रखेगा और आगे चल के जो होता है m1 x2 दे रखेगा बटा m प्लस n दे रखेगा। तो उससे आपको घबराना नहीं है, प्रोसेस वही है, खाली चेहरा का बेस जो है सजाने का अंदाज अलग है। बाकी जो है हम निष्कर्ष पास जाएं, यदि उत्तर पास आए तो ये भी मेरा सही है, और जो आपके बुक में दे रखा है वो भी कंसेप्ट सही है। वो मानने पर डिपेंड है, यहाँ पर एक को मान लेगा m2 मान लेगा, इसको मान लेगा m1, तो वहां पर वही प्रोसेस से वहां लिख देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब हमने ये फार्मूला को आपके सामने लिख दिया, ये फार्मूला को लिख दिया आपके सामने, तो अब क्या हो कि इस फार्मूला पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि क्या हो कि हमें कोई भी चीज लंबे समय तक तब याद रहता है जब उस चीज पर, उस टॉपिक पर थोड़ा हम लोग चर्चा हो जाता है, थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर हमारे मेमोरी में वो चीज सेट होता है। तो ठीक उसी तरह से यदि हमने अंतर विभाजन को एक नया चेहरा को जाना, एक नया फंक्शन देखा, तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इस चीज को जाना, तो वहां पर क्या हो कि इस अंतर विभाजन पर एक आध दो जो है मैथ हो जाए, तो उससे क्या होगा कि हमेशा के लिए मेरे माइंड का प्रॉब्लम जो है, मेरे माइंड का टेंशन जो वो दूर हो जाएगा। आइए हम इसी फॉर्मूला को हम हटाते नहीं है, बल्कि इसी पर हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग एक्स अक्ष निकालते हैं और वाई अक्ष निकालते हैं। उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बताता हूं। आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैं आसानी वे में मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर एक बिंदु है ए और बी, एक बिंदु है, इतना कर देंगे ए और बी है। ठीक है, जिसमें ए का निर्देशांक आपका है 4-3 है, इतना आप कर देंगे, और बी का निर्देशांक जो है वो आपको, बी का निर्देशांक है 8,5 है, इतना आप कर देंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बीच में एक बिंदु पी रहे या सी रहे, कुछ भी नाम हो सकता है, मैं इसका नाम सी दे रहा हूँ। सी है जिसका निर्देशांक मालूम करना है। ठीक है, इसका निर्देशांक प्राप्ति नहीं है। और ये जो सी बिंदु है, ये ए बी को जो है 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड करता है, 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड करता है। 3 और 1 के अनुपात का मतलब कि m और n के अनुपात में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब m का मान 3 कर रहा है और n का मान क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। यही इसका इंडिकेट है, यही इसका समझाने का रूल है। तो यहाँ तक आपके सामने एक क्वेश्चन मिला कि ए और बी का निर्देशांक बिंदु दे रखा है, और एक बिंदु सी है जिसका निर्देशांक निकालना है, जो ये पूरे रेखा खंड को 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड करती है, जिस तरह से यहां पर ये था। ठीक है, जब इतना काम आप कर लेंगे तो जो प्रोसेस यहां बताया है वही प्रोसेस से ये भी बनेगा। मैंने माना कि यहां पर हम लोग कुछ मान लेते हैं, माना कि सी बिंदु x, y बिंदु जो है ए और बी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्योंकि ये मान लेते हैं x और y एक निर्देशांक मान लिया सी का। जब ये मान लिया तो हम लोग यहाँ पर x और y लिख देते हैं, इतना लिख दिया। तो x के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम सूत्र लिख दें। याद रहे कि जब भी इस फॉर्मूला पर हम काम करें तो वहां पर हर वर्ड, हर मैथ में ऐसे फॉर्मूला को हम लिखें। ठीक है, जब हम चीजों को बार बार लिखेंगे तो हमारे मेमोरी में वह लंबे समय तक याद रहेगा मेरे भाई। इसलिए एक आदत डाल लें ये कि आप बिना फॉर्मूला लिखे मैथ को नहीं बनाए, बल्कि उसके फॉर्मूला को आप लिख लें। उससे क्या होगा कि आप का फायदा होगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, जब इतना काम आप कर लें तो x के लिए फॉर्मूला होता है, हम लोग जाने x एक्सिस के लिए mx2 होता है, अब प्लस जो होता है nx1 होता है मेरे भाई, अब बटा जो होता है m प्लस n होता है। इतना कर लिया, यही फॉर्मूला पर हमने इसी रूल पर मेरे आगे प्रोसेस को चलना है। ठीक है, जब आप इतना काम कर लो तो m का काम कर रहा है वो कौन मेरे भाई, 3 कर रहा है, यानी 3 कर रहा है, m का काम कर रहा है, और ये जो कर रहा है मेरे भाई ये n का काम कर रहा है। ठीक है, तो m का काम यानी 3 हो गया, और x2 का काम कर रहा है 8 है, आपको पता होना चाहिए, और n का काम 1 कर रहा है, और x1 का काम -3 कर रहा है। इतना आप कर लें। ठीक है, अब बटा जो है वो आपको 3 + 1 इतना कर लेंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जब इतना कर लेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, इतना कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 8 × 24 और -3 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगा। यानी आपके सामने आया 21 आया, 24 में से 3 चले, 21 × 3 = 24 बटा कितना आया, 4 आया,
मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आए। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। x के लिए mx2 प्लस nx1 और बटा m प्लस n होता है। उसके कंसेप्ट में यह है 4 है और -3 है, 8,5 है। 8, क्या है 5 है। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर एक mx2 तो x2 का वैल्यू जो है mx2 आ गया। mx2 तो x2 का काम 8 कर रहा है तो 3 मल्टीपल 8 हो गया, प्लस हो गया nx1, n का काम 1 कर रहा है और x1 का काम -3 कर रहा है तो -3, 8 तिया 24 हो गया, 24 -3 हो गया तो 21 3 कितना होता है 24 होता है। तो 21 3 कितना होता है 24/4 यानी x का मान। उसी तरह से हम y के लिए क्या करेंगे कि my2 हो गया, सूत्र लिखेंगे और ny1 हो गया और बटा हो गया मेरे भाई m प्लस n हो गया, इतना कर देंगे। अब यहाँ पर y2 के कंसेप्ट में m का माने हम लोग 3 माने और यहाँ पर y2 आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। अब प्लस जो होगा n का वैल्यू माने 1 माने और यहाँ पर n का वैल्यू को हम लोग क्या माने 1 माने। सॉरी, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो मेरे साथ। mx2 है और nx1 है तो 3 मल्टीपल 8 हो गया और प्लस जो हो गया मेरे भाई nx1 हो गया। तो n का काम तो 1 कर रहा है और x1 का काम जो हो रहा है इसमें वो 4 कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रहे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये 1 कर रहा है। अब ये यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ये 24 प्लस जो होगा वो आपको ये प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 24 प्लस 4 हो जाएगा तो ये आपका 28 होगा, 28/4 होगा, ये 7 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो ny1, तो y1 का काम कौन कर रहा है -3, तो ये हो गया -3 हो गया। अब प्लस जो हो गया वो 3 + 1 हो गया। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। 5 तिया कितना हो गया 15 -3 हो गया बटा कितना हो गया 4 हो गया। पता ही चला कि 12 बटा कितना हो गया 4 हो गया, 4 तिया 12। ठीक है, इतना हो गया। तो x का जो बिंदु है उसका निर्देशांक आया, x का निर्देशांक आया मेरे भाई, x का मान कितना आया 7 आया और y का निर्देशांक आया 3। यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु C जो है 7 और 3 जो है बिंदु A और B को यानी 3 और 1 के अनुपात में बांटती है। ठीक है, यही इसका बनाने का पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के पास आते हैं। पूरी तरह से यह क्वेश्चन का एंड पॉइंट हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, इसे हम हटा देते हैं, कुछ भी ना करना। अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला होता है, x के लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है। y एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है। उस फॉर्मूला के सहायता से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया, आपको एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल के जरिए हमने अभी तक यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, इसे हटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कुछ ही देर में मैं बताने वाला हूँ। यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पास मेरे साथ बने रहें। अब अगला क्वेश्चन देखें आप मेरे भाई कि अगला क्वेश्चन क्या है। मैं हर एक टाइप का एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा ताकि किसी तरह को आपको बनाते समय कोई टेंशन ना हो और अच्छे ढंग से आप मैथ को आसानी वे में बना लें। अब आपके सामने एक क्वेश्चन यह कहता है, क्या कहता है कि देखिए एक रेखाखंड A और B है। एक रेखाखंड क्या A और B है और यहाँ पर A का निर्देशांक जो है -3,10 है। ठीक है, इतना आ जाएगा और एक का निर्देशांक 6,-8 है, इतना कर लेंगे। अब यहाँ पर यह है कि रेखाखंड को बिंदु -1, यहाँ पर एक बिंदु C है जिसका निर्देशांक -1,6 है, तो बताना यह है कि किस अनुपात में विभाजित करती है। अभी तक तो हमने अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला ये जाना था, सूत्र जाना था। x के लिए फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता था। उसके सहायता से हमने x h जो बिंदु C था जो डिवाइडेड कर रहा था रेखाखंड को, उसका निर्देशांक जानने गए थे। लेकिन अभी आपके सामने यहाँ पर ऐसा पॉइंट आ गया जो पॉइंट आपको डिवाइड कर रहा है A और B को, उसका निर्देशांक ऑलरेडी दे रखा है। तो इसके सहायता से आपको बताना है कि यह किस अनुपात में विभाजित करता है। या रेखाखंड को बिंदु C अगर डिवाइड करता है तो यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे कंडीशन में हम मान लेते हैं। ठीक है, माना कि बिंदु C -1,6 रेखाखंड AB को M और N के अनुपात में
विभाजित करती है, ठीक है, n और n के अनुपात में विभाजित करती है, ये हम मान लेंगे। इससे क्या होगा कि हम सामने वाले को पता चल जाए कि हम प्रोसेस जो चल रहे हैं विभाजित करती है, वो काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, रूल के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेंगे। अब भाई मेरे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइप अलग है। अभी आपके सामने सी बिंदु पर निकालना था और अनुपात वाला फंक्शन दे रखा था, लेकिन आपके सामने ऑलरेडी सी बिंदु निर्देशांक दे रखा और अनुपात फंक्शन को ज्ञात करना। तो देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर आप हड़बड़ाएं नहीं और ना ही आप गड़बड़ाएं, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहें, चीजों को देखें कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम कैसे आंसर के पास जाते हैं, ठीक है। अब ये बिंदु को मैंने मान लिया कि माना कि -1,6 है, इतना है। रेखाखंड AB को m और n के अनुपात में विभाजित करती है। इसका मान हम m रखा, इसका मान क्या माना, n माना। अभी जब रख लिया तो हम लोग जानते हैं अंतः विभाजन से, अंतः विभाजन सूत्र यहां पर लगा देंगे, ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से क्या है कि बिंदु C का x अक्ष -1 है, तो हम लोग सबसे पहले x को लिखते हैं। सूत्र को मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको देखने से याद हो जाए। x के लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस मेरे भाई nx1 होता है, अब बटा जो होता है m प्लस n होता है। इतना तो आप कर लेंगे, यहां तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब आप यहां तक कर लें तो आगे चल के हम देख रहे हैं कि m को रहने देंगे, ठीक है, m को, और x का काम यहां पर -1 कर रहा है, ये चीज को आप लिख दें। इतना बात समझ में आया कैसे सेटिंग कर रहा हूं मैं, ये चीज देखो, ये चीज जब समझ जाओगे तो फिर आप खुद ब खुद सेटिंग करना सीख जाओगे, खुद ब खुद मैथ के आंसर तक पहुंचना जान जाओगे, ठीक है। अब -1 mx2 का काम इसमें कर रहा है, वो आपको मेरे भाई 6 कर रहा है, तो यहां 6 हो गया, प्लस nx1, n तो n ही रहेगा क्योंकि n का वैल्यू निकालना, और x1 का काम जो कर रहा है वो -3 कर रहा है। इतना तक तो पुट कर देंगे, यहां तक पुटिंग द वैल्यू में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब देखें मेरे भाई, यहां पर क्या है कि m प्लस n नीचे में जो है, जो डिवाइड करता है वही नीचे लिखा जाता है, ऐड होकर m प्लस n हो गया। इतना काम तो कर लेंगे आप, किसी तरह का इतने काम में कोई प्रॉब्लम है। mx2 तो x2 तो ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। x1 का काम -3, तो मैंने -3 लिख दिया। अब देखें आप इसे थोड़ा सजा देते हैं, 6m हो जाएगा, -3n हो जाएगा। अब आगे चल के जो हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, इतना कर देंगे। अब यहाँ पर -1 है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैलकुलेशन का रूल कहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये 6m हो जाएगा और ये -3n हो जाएगा। इतना तो आप कर लेंगे, यहाँ तक करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो कि हम माइनस वाले m वाले को फंक्शन को एक साइड रखेंगे, विदाउट m वाले फंक्शन को एक साइड रखेंगे। अब देखें कैसे हम रेशियो निकालते हैं, ये चीज आप देख लो। सिर्फ x अक्ष के निकालने से ही हमें रेशियो का पता चल जाएगा, हमें y अक्ष निकालने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, वो आप देखें मेरे तरफ, -m है और ये 6m पॉजिटिव है, इधर आगा तो ये 6m निगेटिव हो जाएगा, और ये -3n है, ये निगेटिव में है, ये आ जाएगा इधर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये -n, ठीक है, प्लस n में हो जाएगा। इतना तो कर लेंगे। अब ये -7m हो गया मेरे भाई, और ये जो हो गया -2n हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। याद रहे कि m/n जो अगर रहे तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि m अनुपात n के अनुपात में है। इतना बात तो समझ में आता है कि नहीं। मैंने क्या बोला कि m/n रहे तो हम कह सकते हैं कि m अनुपात n को इंडिकेट कर रहा, और अनुपात का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है बटा, जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि m/n बराबर जो हो गया 2 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, तो पता ही चला कि m अनुपात n बराबर जो हो गया 2:7 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो इससे पता ही चला कि मुझे यही चीज को पता लगाना था, और यदि मेरे पास ये चीज 2:7 के रूप में देखने को मिल रहा है तो इससे पता ही चला कि C बिंदु रेखाखंड AB को 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करती है। यही क्वेश्चन आपसे आंसर के रूप में चाह रहा था, जो मैंने काफी आसानी वे में आपको दे दिया। मुझे y एक्सिस के पास जाने की, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के सहायता से कैलकुलेशन प्रोसेस को अच्छा मेथड यूज किया, उसके सहायता से हमने m और n का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को काफी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए भाई मेरे, अब हम लोग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पास चर्चा कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। उस तरह से आज के क्लास को पूरी तरह से इंटरेस्टिंग क्लास मैं बनाया विभाजन सूत्र का, और मैं ये चाहता हूँ कि विभाजन सूत्र हमेशा के लिए आपके माइंड
से इंड हो जाए, कभी भी यह विभाजन सूत्र को आप पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। उसी तरह का मैं इसके लैंग्वेज में क्वेश्चन है, मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ इसलिए कि काफी टाइम आपका मतलब क्या कहते हैं वेस्ट होगा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि कम टाइम में आपको सिर्फ फिगर के माध्यम से उस पूरे लैंग्वेज क्या कहना चाहता वो इंडिकेट करा दूं। अब आगे देखें मेरे भाई, यहाँ पर एक रेखाखंड है, ए है और एक है क्या है, बी है। इतना कर देंगे, ए और बी है, जिसमें ए का निर्देशांक जो है 1,4 है और बी का निर्देशांक है मेरे भाई 5,2 है। इतना है, और बिंदु जो है यहाँ पर P है, एक बिंदु है, जो P बिंदु जो है वो ए और बी को इस अनुपात P बिंदु जो है ए और बी के बीच रिलेशन बताती है। क्या बताती है कि यहाँ पर आपका AP बटा PB बराबर है, AP बटा PB बराबर जो है P बिंदु इस प्रकार बांटती है कि AP बटा PB बराबर 3/4 है। ठीक है, तो ये आपका दे रखा, तो आपका निकालना ये है कि P का वैल्यू क्या होगा, यानी P का निर्देशांक बिंदु निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं? आप देखें मेरे साथ, आप डरे नहीं। मैं ये क्या कहना चाहता हूँ भाई, मैं ये क्या कहना चाहता हूँ आपको मैं बता दूँ कि मैं ये क्या कहना चाहता हूँ आप देख लें। यहाँ पर बिंदु A और B है, रेखाखंड यहाँ पर P पॉइंट एक निर्देशांक बिंदु है, डिवाइडेड वाला बिंदु है, जो A और B को इस अनुपात में बांटती है कि AP बटा PB बराबर 3/4 है, 3/4 है। तो अभी तक आप ऐसे मेथड को देख के बिल्कुल आप जो है पीछे ना हटें, अपने माइंड अपने कलम को नहीं रोकें, बशर्ते वहां पर डट कर रहें, वहां पर सिर्फ अपना आप एक अच्छा कंसेप्ट यूज करें। कंसेप्ट क्या है जो बताया था, जितना भी कंसेप्ट बेस है वही बेस के अंदर में ही ये प्रॉब्लम का आंसर है। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो बिंदु रहता था और तीसरा बिंदु उसको डिवाइड करता था तो वहां पर वो तीसरे बिंदु का निर्देशांक चाहता था, ये पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन को मैंने देखा कि जब तीसरा बिंदु का निर्देशांक डिवाइड का जो निर्देशांक बिंदु दे रखा था तो पता ही चलता था कि वह किस रेशियो में डिवाइड करता है, उसको बताना, तो रेशियो को भी मैंने देख लिया। लेकिन अभी यदि आपके सामने ऐसा चेहरा के रूप में आ जाए तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी एक रेखाखंड है और इसका पॉइंट निर्देशांक बिंदु इतना है, इसका इतना है। पी बिंदु एक का निर्देशांक ज्ञात करें यदि एपी बटा पीबी बराबर 3/4 हो। ठीक है, तो एपी बटा पीबी का मतलब ये पार्ट बन रहा है, एपी बटा पीबी का मतलब एपी ये हुआ और पीबी जो हो गया ये हुआ। तो एपी का मतलब हुआ कि एपी बराबर जो हो गया मेरे भाई, एपी बराबर 3 हो गया और पीबी बराबर जो हो गया मेरे भाई 4 हो गया। तो हम एपी के जगह पर ये पूरी तरह से ये 3 का काम करेगा और पीबी जो है ये पूरी तरह से किसका काम करेगा, 4 का काम करेगा। यही इसका कंसेप्ट था। यदि ये कंसेप्ट को आप ऐसे समझ जाते हो तो समझे कि आप बिल्कुल बना लेंगे। बाकी कंसेप्ट विभाजन सूत्र का जो मैंने अभी तुरंत बताया है। ठीक है, अब विभाजन सूत्र से हम यहाँ पर लगा देंगे, विभाजन सूत्र से क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखें x के लिए फॉर्मूला होता है कि mx2 प्लस जो होता है nx1 बटा जो होता है m प्लस n होता है। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करना, तो x तो p का निर्देशांक पहला बिंदु जा रहे हैं, तो m का यहाँ पर काम जो होता है ये कर रहा और n का काम यहाँ पर 4 कर रहा है। तो mx2 तो m जो हो गया मेरे भाई 3 हो गया और x2 जो हो गया वो आपका 5 हो गया। इतना कर देंगे। nx1 n का काम 4 कर रहा है, 4 लिख देंगे, और x1 का काम जो है 1 कर रहा है। अब बटा m प्लस 1 यानी 3 प्लस 4 हो गया। इतना हो गया, 5 या 15 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 4 3 7 हो गया, 15 4 कितना हो गया, 19/7 हो गया। यानी x का निर्देशांक कितना निकला, 19/7। अब हम लोग y के पास जाते हैं, तो y के लिए क्या होता है, my2 प्लस जो होता है ny1 और बटा जो होता है m प्लस n। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप फॉर्मूला को लिखते रहें ताकि फार्मूला आपको लंबे समय तक याद रहे। अब my1 तो m का काम कर रहा है 3 कर रहा और y2 का काम 2 कर रहा और प्लस ny1 तो n का काम 4 कर रहा और y1 का काम 4 कर रहा है। इतना कर रहा। अब m 3 + 4 हो गया, इतना लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, 3 दूनी 6, 4 चौके 16 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया, 16 6 कितना हो गया, 22/7 आ गया। पता ही चला कि p का निर्देशांक आया, एक x एक्सिस आया 19/7 आया और y एक्सिस जो आया 22/7 आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यही कंसेप्ट आपका रहेगा पूरी तरह से मैथ में। मैं आज के क्लास में पार्ट जो पढ़ाया वो विभाजन सूत्र पढ़ाया, पार्ट जो पढ़ाया मैंने सेक्शन फार्मूला पढ़ाया, और
उस पार्ट पर मैंने 3 क्वेश्चन को दिया आपको, और उस 3 क्वेश्चन के सहायता से आप खुद भी देखेंगे कि आप अच्छे ढंग से 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे बुक में मिलेंगे जो इसी लेवल के होंगे। कहने का मतलब कि जब 2 पॉइंट दे रखेगा और तीसरा बीच वाला दे रखेगा और उसका रेशियो दे रखेगा तो बोल देगा बीच वाला पॉइंट निकालना, डिवाइड वाला। उसके बाद यह भी कर सकता है कि बीच वाला पॉइंट दे रखेगा तो बोलेगा कि रेशियो निकालना, ये भी देख लिया। यदि ये दोनों मतलब से काम जब हो जाए तो कुछ इस तरह का चेहरा दिखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे चेहरा को हम आसानी वे में बना लेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई कि आज का क्लास को मैं यहीं पर जो है मतलब क्या कहते हैं अच्छे ढंग से विराम करता हूं और इसे एंड करता हूं। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टाइप के साथ, एक नए पार्ट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आज जितना भी मैंने इस टाइप पर चीज़ बताया है, बेस बताया है, सारे बेस को आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लो, सारे बेस को अपने माइंड में फिट कर लो, और उस बेस पर आधारित जितना भी आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में या अदर एडिशन के बुक में आपका हो और वह चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का हो, वह पार्ट जो है विभाजन सूत्र से रिलेटेड हो, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड हो, तो आप उसे अच्छे ढंग से बना लो। ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम इसमें ना होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ना होगा। और पूरी तरह से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि कहीं से कोई बेस आपका मैं नहीं छोड़ने वाला हूं और ना ही आपको छोड़ने वाले हूं। यानी आपको इतना भरोसा जरूर हो जाएगा मेरे पढ़ाए हुए तरीके से कि अब जो है निर्देशांक ज्यामिति आपके लिए काफी आसान सेक्शन होगा, काफी जो है बिल्कुल सरल पाठ होगा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपने क्लास को यहीं तक विराम करता हूं। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए जो है तरीके के साथ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे ढंग से मेहनत करते रहें, अपने काम को आगे की ओर बढ़ाते रहें, पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।